नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 88 और आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने को जा रहे हैं आरएल सर्किट एंड आरसी सर्किट। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कल हमने पढ़ा था कि आर सर्किट क्या होता है, एल सर्किट क्या होता है और सी सर्किट क्या होता है, और वहां पर हमने इन तीनों सर्किट के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था। आज हम उन्हीं फेजर डायग्राम का यूज करके इन दोनों सर्किट को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये क्या रहने वाला है, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो फटाफट से कोई पेन निकालो और हेड डालो। क्या पहली हेडिंग आर एल सर्किट। तो पहला सर्किट क्या है मेरे पास, यहां आर एल सर्किट है। क्या होता है भाई आर एल सर्किट? जैसे नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा सर्किट जिसमें एक रेजिस्टेंस होगा और एक क्या होगा, इंडक्टर होगा। यहां पूछते हैं एक रजिस्टर होगा और एक क्या होगा, हमारे पास इंडक्टर होगा। मान लिया इस तरह से मेरे पास एक रजिस्टर है और ये मेरे पास क्या लगा दिया, यहां पर एक इंडक्टर लगा दिया और इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया इस तरह से। तो यहां मैंने क्या लगा दिया, एक एक्सटर्नल एसी सोर्स लगा दिया और ये जो मेरे पास सर्किट बना इसी को हम क्या बोलेंगे, आर एल सर्किट बोलेंगे। मान लिया इसका रेजिस्टेंस कितना, रजिस्टर का आर है और जो इंडक्टर है इसका इंडक्टेंस कितना है, एल है। तो यहां मेरे पास जो आर है वो क्या है, मेरे पास रेजिस्टेंस है ऑफ रजिस्टर और जो एल है वो मेरे पास क्या है भाई, इंडक्टेंस है। इसका नाम क्या है, इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल और वी कैन से इंडक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर। यहां क्या लगा रखा है मैंने, एक एक्सटर्नल एसी सोर्स लगा रखा है। माना इसकी जो वैल्यू है या जो वोल्टेज है इसका, उसकी वैल्यू कितनी है, V नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। तो यहां जो एक्सटर्नल वोल्टेज है V इज इक्वल टू किसके बराबर है, V नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। ठीक है। नाउ अब मेरा यहां पर एक अजम्पशन है, वो अजम्पशन क्या है, देखो इस R और इस L के टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल होगा वो लगातार क्या करेगा, चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा, क्योंकि यहां पर जो एक्सटर्नल सोर्स है वो कैसा सोर्स है, एक अल्टरनेट सोर्स है, या बोलते हैं एक अल्टरनेट वोल्टेज मैंने यहां पर लगा रखी है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस R के टर्मिनल के बीच और इस L के टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी लगातार क्या होगा, चेंज होगा। मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि इस R के टर्मिनल के बीच जो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप है वो V नॉट R है और इस L के टर्मिनल के बीच जो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, मेरे पास V नॉट L है। तो जो मेरे पास यहां पर V नॉट R है वो क्या है, मेरे पास पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस R, अक्रॉस R। और यहां जो मेरे पास V नॉट L है ये क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस L है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने यहां पर एक पॉइंट A डिफाइन किया, यहां मैंने एक पॉइंट B डिफाइन किया, तो पीक वैल्यू ऑफ, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस, अक्रॉस A एंड B। बताओ भाई A और B के बीच जो पीक वैल्यू होगी वोल्टेज की, उसकी वैल्यू क्या होगी, अब आपको ये बताना है। आपका एक कॉमन सेंस बोलेगा इस डायग्राम को देखकर कि इन दो पॉइंटों के बीच जो पोटेंशियल ड्रॉप है या उसकी जो पीक वैल्यू है वो V नॉट है, जैसा कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। दिस V नॉट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, यानी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस R प्लस पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस L। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपकी पहले इंस्टिंक्ट क्या बोलेगी, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस A और B के बीच जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, यानी इस V नॉट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, इस R के टर्मिनल के बीच जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है प्लस इस L के टर्मिनल के बीच जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, इन दोनों के सम के बराबर होगी। तो आपको क्या लग रहा है कि जो V नॉट होगा किस तरह होगा, V नॉट R प्लस V नॉट L के बराबर होगा। लेकिन ये जो कैलकुलेशन मैंने यहां पर की है ये क्या है भाई, सरासर गलत है। हम इस तरह से यहां पर पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज नहीं निकालेंगे। तो सवाल है कैसे निकालेंगे, हम यूज करेंगे यहां पर किसका, फेजर डायग्राम का। और यही क्या होता है, हमको समझ में आता है कि
कि क्यों हमने फेजर डायग्राम कल पढ़ा, कि क्यों एसी में फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो हमारी कैलकुलेशन को काफी हद तक आसान कर देता है। समझते हैं कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, ठीक है। इसको मिटा के चलते हैं। अब एक काम कर रहे हैं, इस सर्किट के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर दो चीजें हैं, यानी यहां पर आर सर्किट भी है और एल सर्किट भी है, या दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो एक काम करते हैं, इसके लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये मेरे पास क्या है भाई, एक एक्सेस ये है और एक एक्सेस ये है। लेट अस से दिस इज एक्स एक्सेस एंड लेट अस से दिस इज वाई एक्सेस। मान लिया जो करंट की पीक वैल्यू है वो इस डायरेक्शन में, तो दिस इज अवर आई नॉट। ये मेरे पास क्या है, इस डायरेक्शन में, दिस इज अवर आई नॉट वेक्टर। मान लिया करंट मेरी किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ भाई इस वी नॉट आर जो वेक्टर होगा, जो कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस आर है, उसकी वो वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा। जो वी नॉट आर मेरे पास फेजर आएगा या वेक्टर आएगा, वो किस डायरेक्शन में होगा। हमने एक चीज डिस्कस कर रखी है कि इन आर सर्किट देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, यानी जिस डायरेक्शन में करंट होगी उसी डायरेक्शन में इस वी नॉट आर की भी वैल्यू होगी। यानी जो वी नॉट आर होगा किस डायरेक्शन में होगा भाई, इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन आई नॉट से क्या होगा, बड़ा होगा। तो दिस इज अवर वी नॉट आर, जो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। बिकॉज देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वी नॉट आर एंड आई नॉट। क्लियर है बात इतनी। अब दूसरा मेरे पास क्या है, वी नॉट एल है। वी नॉट एल क्या है मेरे पास, दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप और वी कैन से वोल्टेज अक्रॉस दिस एस एल। जो मेरे पास वी नॉट एल है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस एल। अब इन एल सर्किट कौन लीड करता है, कौन लैग करता है, ये आपको पता होना चाहिए। हमने कल डिस्कस कर रखा है, इन एल सर्किट जो वोल्टेज होती है वो लीड करती है किससे, करंट से। और कितने एंगल से लीड करती है, पाई बाई 2 एंगल से लीड करती है। यानी जो वी नॉट एल होगा वो करंट से पाई बाई 2 एंगल आगे होगा या पाई बाई 2 फेज आगे होगा। तो इस केस में जो वी नॉट एल आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा भाई, इस डायरेक्शन में आएगा, बिकॉज ये क्या है, पाई बाई 2 आगे है। तो दिस इज अवर वी नॉट एल वेक्टर। तो ये वेक्टर कौन सा निकल के आया, वी नॉट एल वेक्टर निकल के आया। अब इस ए और बी के बीच जो पोटेंशियल होगा या उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किस कलर होगी, इस वी नॉट आर और इस वी नॉट एल के रिजल्टेंट के बराबर होगी। और रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, सिंपल, जो वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा है उसी के हेल्प से निकालेंगे। तो क्या करोगे, यहां पर एक इस तरह से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे, कर दिया ड्रॉ। यहां से एक एक्सेस, एक लाइन ऐसे आएगी, तो ये पैरेललोग्राम ड्रॉ हो गया। अब ये जो होगा वो क्या होगा, वी नॉट आर और वी नॉट एल का रिजल्टेंट होगा। और ये जो वेक्टर यहां पर आया, ये वेक्टर किसको दिखा रहा है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी के बीच जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगी वो किस बराबर होगी भाई, इस वेक्टर के बराबर होगी। जो वेक्टर क्या है, वी नॉट आर और वी नॉट एल दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है। अब इस वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी बताओ, तो वी नॉट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, देखो एक फॉर्मूला में डिस्कस कर रखा है क्या, कि ए, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, तब उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर होता है। और इस केस में थीटा इक्वल टू कितना है भाई, 90 डिग्री है। यानी वी नॉट आर और वी नॉट एल के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और ए की जगह कितना है, वी नॉट एल, बी की जगह कितना है, वी नॉट आर है। तो कितना आ जाएगा यहां से मेरे पास, वी नॉट एल का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट आर का होल स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा, देखो cos 90 है, cos 90 जीरो होता है तो बाकी लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी। तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस आरएल सर्किट, आरएल सर्किट। तो ये क्या है, आरएल सर्किट के अक्रॉस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। इसे कुछ इक्वेशन नंबर 1, कुछ नहीं हुआ अभी, इसे इक्वेशन नंबर क्या बोल दो, 1 बोल दो। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं हम, कैसे, देखो फ्रॉम ओम्स लॉ सिंस वी नो दैट दिस वी नॉट आर, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो वी नॉट आर विल बी इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस एंड दिस वी नॉट एल कैन बी रिटन एज
आई नॉट इंटू कितना आ जाएगा एक्सएल। एक्सएल क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई दिस एल फॉर एसी, या इसको हमने क्या बोला था कल, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला था। क्या बोला था इसको, एक्सएल को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला था। तो एक काम करो, ये दोनों वैल्यू उठाओ, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। नाउ इक्वेशन 1 बिकम वी नॉट विल बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, ये आई नॉट इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आया। देखो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट में, देखो आई नॉट का स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर एंड दिस ब्रैकेट विल क्लोज। इस आई नॉट को बाहर लाऊंगा तो रूट है और स्क्वायर हट जाएगा, तो यहां से मेरे पास वी नॉट विल बी इक्वल टू आई नॉट और अंडर रूट के अंदर कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। और अगर मैं यहां से क्या निकालूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन सर्किट अपॉन में कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट। ये क्या निकल के आई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट। और यहां पर ये वी नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन दिस आरएल सर्किट। क्लियर है बात इतनी। नाउ अब इसमें करंट फ्लो कर रही है, माना किसी इंस्टेंट पर आई करंट फ्लो कर रही है। अब हमें यह बताना है कि यहां पर वोल्टेज और करंट के बीच कितना फेज डिफरेंस है। तो कैसे निकालेंगे फेज डिफरेंस, अगेन फेजर डायग्राम का यूज करेंगे। इस डायरेक्शन में क्या है, हमारी करंट है, और ये डायरेक्शन किसकी है, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप की है। यहां पोटेंशियल कितना है, वोल्टेज कितनी है, इतनी है। इस डायरेक्शन में ये क्या है, वोल्टेज है, और ये डायरेक्शन किसको दिखा रही है, करंट को दिखा रही है। तो यहां पर जो फेज लैग हुआ कितने का हुआ, फाई का हुआ। कितने का, फाई का। तो कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है, साम साफ आपको इस फेजर डायग्राम से देखने को मिल रहा है कि जो वोल्टेज है वो लीड कर रही है कितने एंगल से, फाई एंगल से। तो फ्रॉम फेजर डायग्राम वी कैन सी दैट, फ्रॉम फेजर डायग्राम we can see that voltage lead by phase angle phi। फेज एंगल से क्या हो रहा है, मतलब फाई फेज एंगल से वोल्टेज क्या कर रही है, लीड कर रही है। या इसी को ऐसे बोल सकते हैं, और करंट लैग्स बिहाइंड बाई फेज एंगल फाई। ठीक है, ऐसे कहो या फिर ऐसे कहो, करंट फाई एंगल से पीछे है ये कहो, या फिर वोल्टेज फाई एंगल से आगे है ये कहो, दोनों बात क्या है, एक जैसी है। अगर दोनों बात एक जैसी है, अब अगर मैं यहां से फाई को निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, तो क्या लगा दो, सिंपल tan फाई निकाल दो। कैलकुलेशन ऑफ फाई के लिए मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अगर मैं यहां पर एक ट्रायंगल बनाऊं तो लेट्स से दिस इज ओ, ये बी बोल दिया, इसे मैंने क्या बोल दिया, सी बोल दिया। ट्रायंगल ओ ए बी में देखो अगर मैं tan फाई यहां पर लगाता हूं तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, यहां से लेकर यहां तक, दिस विल बी इक्वल टू वी नॉट एल अपॉन बेस कितना है, यहां से यहां तक वी नॉट आर के बराबर है, वी नॉट आर। तो यहां से मेरे पास फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स वी नॉट एल अपॉन कितना आ जाएगा, वी नॉट आर आ जाएगा। ठीक है, अब वी नॉट एल वी नॉट आर की वैल्यू अभी मैंने यहां पर कैलकुलेट कर रखी है, उठा के यहां पुट करेंगे। तो यहां से मेरे पास फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स दिस इज आई नॉट वी नॉट आई नॉट एक्सएल अपॉन कितना आ जाएगा, आई नॉट आर आ गया। देखो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, तो फाई इज इक्वल टू आ गया यहां मेरे पास कितना, tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। कितना आया, tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। एंड दिस इज वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ अवर आरएल सर्किट। ठीक है, नाउ अगर मैं आपसे पूछूं या फिर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट इन दिस सर्किट, देखो वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, इसको मिटाऊं मैं, आई होप ये नोट कर लिया होगा। अगर मैं इस सर्किट में फ्लो करने वाली करंट की वैल्यू निकालूं किसी एक इंस्टेंट पर, कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। देखो जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो सिंस व्हाट वी हैव वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी।
ठीक है, ये मेरे पास क्या वोल्टेज है किसी एक इंस्टेंट पर, उसी इंस्टेंट पर जो करंट होगी, करंट I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा, यहां कितना आएगा बताओ, करंट हमारी फाई फेज एंगल से पीछे है, तो इसका मतलब यहां कितना आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा। अब फाई की वैल्यू क्या होगी वो हम यहां से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्या है, हमारे लिए एक आसान सा क्वेश्चन रहने वाला है। तो दिस इज वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट इन दिस आरएल सर्किट। इस आरएल सर्किट में किसी एक इंस्टेंट पे फ्लो करने वाली करंट कितनी होगी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव के बराबर होगी, जहां पर आई नॉट की वैल्यू कितनी है भाई, इतनी है, वी नॉट अपॉन अंडर में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर के बराबर है। आप यहां पर और चीजें और पुट कर सकते हो, जैसे एक्सएल इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने कल, ओमेगा एल पढ़ा है, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2πf के बराबर होती है, और इंटू में कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा। यहां पर आप एक्सएल की जगह 2πf इंटू एल या ओमेगा एल ये भी क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये क्या हो गया, हमारा आर एल सर्किट हुआ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हमने कल फेजर डायग्राम या परसों फेजर डायग्राम पढ़ा, क्यों हमने इतना जोर दिया उस फेजर डायग्राम को समझने में, उस फेजर डायग्राम से रिलेटेड सर्किट को, मतलब अलग अलग सर्किट के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करने में। क्योंकि हमने क्या किया, उसका यहां सीधे सीधे यूज कर लिया और इस तरह से ये कैलकुलेशन करी, जो कि बहुत आसान कैलकुलेशन है, और इससे हमारा रिजल्ट निकल के आया, वो क्या निकल के आए, बिल्कुल सही सही यहां पर रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आरएल सर्किट। अब आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं दूसरे टाइप का सर्किट जिसका नाम क्या है, आरसी सर्किट। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग इज आरसी सर्किट। उसके लिए मुझे ये चीजें मिटानी पड़ेंगी। आई होप आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। मैं इस डायग्राम को मिटाने जा रहा हूं, यानी इस पार्ट को मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, और नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे क्या, आरसी सर्किट। अब जैसे नाम से पता चल रहा है आरसी सर्किट, यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें एक रेजिस्टेंस होगा और एक क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटर होगा। तो आरसी सर्किट, आरसी का मतलब यहां मेरे पास इस तरह से अज्यूम कर लो, एक रजिस्टर लगा रखा है हमने जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, और एक कैपेसिटर लगा रखा है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, सी है, और दोनों को हमने कंबाइनली एक एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ रखा है इस तरह से, और इस एक्सटर्नल सोर्स में जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ओके, यहां R रेजिस्टेंस है, C क्या है मेरे पास, कैपेसिटेंस है। फिर वही चीज हम करेंगे कि अज्यूम कर लो इस R के टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज है या उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, V नॉट R है, और C के टर्मिनल के बीच मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना है, वी नॉट सी के बराबर है। ध्यान रखना ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस आर, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस सी। किधर बात इतनी। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई इस ए और बी के बीच, इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया, इन दो पॉइंटों के बीच जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल होगी वो कितनी होगी। आपका पहला दिमाग क्या कहता है कि दिस वी नॉट, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कितनी बोल रखी है हमने, वी नॉट, दिस इज पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। दिस वी नॉट विल बी इक्वल टू सम ऑफ वी नॉट आर एंड वी नॉट सी, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ये बोलता है, क्योंकि अभी तक हमने ऐसे ही कुछ डील कर रखा है सर्किट के साथ, वी नॉट आर प्लस वी नॉट सी। लेकिन ये बात क्या है भाई, बिल्कुल गलत है। कैसे सॉल्व करेंगे फिर इस टाइप की, मतलब इस टाइप की सिचुएशन में या इस टाइप के सर्किट को, जब मेरे पास आरसी सर्किट होगा या फिर आरएल सर्किट होगा। तो आंसर है फेजर डायग्राम का यूज करते हुए। तो सबसे पहला एम क्या है कि भाई इस सर्किट के लिए हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कैसे ड्रॉ करेंगे समझेंगे जरा। पहले यहां पर दो एक्सेस ड्रॉ कर दो, एक एक्सेस ये है और एक एक्सेस ये है। लेट अस से दिस इज अवर एक्स एक्सेस एंड दिस इज अवर वाई एक्सेस। मान लिया जो करंट है हमारी वो इस डायरेक्शन में है, और ये मैंने अज्यूम कर लिया क्या है मेरे पास, आई नॉट है। तो दिस इज अवर आई नॉट विच इज इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज आई नॉट जो वेक्टर होगा उसकी कहीं ना कहीं डायरेक्शन होगी, और मैंने मान लिया उसकी डायरेक्शन कहां की ओर है, इधर की ओर है। अब इस आई नॉट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले यहां पर वी नॉट आर फिर वी नॉट सी को ड्रॉ करेंगे। वी नॉट आर क्या है, दिस इज मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस आर है। अब जो वी नॉट आर होगा वो करंट की ही डायरेक्शन में होगा, क्यों, बिकॉज फॉर आर सर्किट देयर इज नो फेज लैग बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। यानी यहां पर जो मेरे पास वी नॉट आर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस तरह से। तो दिस इज अवर वी नॉट आर वेक्टर। क्लियर है बात इतनी।
फिर बारी आती है किसकी, वी नॉट सी वेक्टर की। अब इसने इसके लिए आपको क्या पढ़ा होना चाहिए, जो सी सर्किट है आपने वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। और सी सर्किट में हमने डिस्कस किया था कि जो वी नॉट सी होता है वो लैग करता है किससे, करंट से। यानी इन सी सर्किट वोल्टेज लैग करती है और करंट लीड करती है। तो इसका मतलब जो वी नॉट सी होगा वो करंट से पीछे आएगा, यानी कुछ एंगल पीछे आएगा, और वो एंगल कितना होता है, π/2 होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इन सी सर्किट वोल्टेज लैग बिहाइंड फ्रॉम करंट बाई एन फेज एंगल ऑफ π/2। यानी जो मेरे पास वी नॉट सी आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। तो दिस इज अवर वी नॉट सी। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट हुआ किसके बराबर, इन दो पॉइंटों के बीच मैक्सिमम पोटेंशियल के बराबर। ठीक है, तो क्या करोगे, इस तरह से यहां से ऐसे ड्रॉ करोगे, यहां से एक लाइन ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा इस तरह से। एंड दिस इज अवर वी नॉट, एक किसका होगा, वी नॉट के बराबर होगा। नाउ फ्रॉम दिस फिगर वी कैन क्लियरली सी दैट दिस वी नॉट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर ऑफ, आप सीधे लॉ भी लगा सकते हो वेक्टर एडिशन का, आप पाइथागोरस से भी कर सकते हो। वी नॉट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट एल का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहां पर इनकी वैल्यू पुट करो फिर। नाउ सिंस वी नो दैट कि दिस वी नॉट आर विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई नॉट इंटू आर आ जाएगा। आर क्या, रेजिस्टेंस, और वी नॉट, ओ सॉरी ये एल नहीं होगा यार, ये सी क्या कर रहा हूं, दिस विल बी ओवर वी नॉट सी, ये क्या है, वी नॉट सी है। ठीक है, और ये वी नॉट सी किसके बराबर होगा, आई नॉट इंटू एक्सएल के बराबर, सॉरी एक्सी के बराबर होगा, जहां पर एक्सी की क्या था हमारा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सी को हमने क्या बोला है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला है। तो यहां से मेरे पास वी नॉट इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ वी नॉट आर की वैल्यू कितनी है, आई नॉट इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, आई नॉट इंटू एक्सी का होल स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास वी नॉट विल बी इक्वल टू, देखो यहां से आई नॉट बाहर आ जाएगा, अगर आई नॉट बाहर आया तो रूट से बाहर आकर सिर्फ क्या बचेगा, आई नॉट बचेगा। तो ये क्या आ गया मेरे पास, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। तो नाउ इस इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर आप आई नॉट के वैल्यू लिख सकता हूं। तो यहां से मेरे पास आई नॉट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी नॉट अपॉन अंडर रूट के अंदर कितना आ गया है, इसके नीचे लिखना। ठीक है, दिस इज आर स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, एक्सी का होल स्क्वायर। तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन दिस आरसी सर्किट। तो इस आरसी सर्किट में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है वो कितनी है भाई, वी नॉट अपॉन अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी होल स्क्वायर या एक्सी स्क्वायर के बराबर है, जहां पर एक्सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। और इस एक्सी की वैल्यू कितनी होती है, दिस एक्सी विल बी इक्वल टू, हमने कल डिस्कस कर रखा है, 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर होती है, या फिर 1 अपॉन 2πf सी के बराबर होती है। ठीक है, तो दिस इज अवर वैल्यू ऑफ एक्सी। क्लियर है बात इतनी। नाउ अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि इस आरसी सर्किट में क्या यहां पर पोटेंशियल और करंट के बीच कुछ फेज डिफरेंस है। आंसर है हाँ जी है। देखो इन दो टर्मिनल के बीच या इन दो पॉइंटों के बीच जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है वो कितनी है भाई, वी नॉट के बराबर है। और इसमें फ्लो करने वाली मैक्सिमम करंट कितनी है, आई नॉट है। और आई नॉट और वी नॉट के बीच का एंगल कितना है या फेज एंगल कितना है भाई, फाई है। कितना फेज एंगल है, 5 फेज एंगल है। और इसमें भी कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है, आंसर बड़ा सिंपल है। इस फेज डायग्राम से उनको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस आरसी सर्किट के लिए या इस आरसी सर्किट में जो मेरे पास पोटेंशियल है वो क्या करता है, लैग करता है, और जो करंट है वो लीड करती है। और करंट कितने एंगल से लीड कर रही है, 5 एंगल से वोल्टेज से करंट क्या करती है, लीड करती है। क्लियर है इतनी बात। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इन आरसी सर्किट करंट लीड फ्रॉम वोल्टेज बाई एन फेज एंगल ऑफ 5 फेज एंगल से हमारी करंट क्या करेगी, लीड करेगी। तो लिखो करंट लीड बाई फेज एंगल ऑफ 5। ठीक है, नाउ कैलकुलेशन ऑफ 5। इस 5 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि यहां पर ट्रायंगल दिख रहा है, निकाल दो फटाफट। कैलकुलेशन ऑफ 5 को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर tan phi निकालूंगा
तो tan फाई विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक जो किसके बराबर होगा, वी नॉट सी के बराबर होगा। तो कितना आ गया ये वी नॉट सी, और अपॉन में आ जाएगा मेरे पास कितना, ये चीज यानी इसका बेस, तो बेस कितना है वी नॉट आर के बराबर है, तो कितना आ गया वी नॉट सी अपॉन वी नॉट आर आ गया। तो यहां से मेरे पास फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स दिस इज वी नॉट सी अपॉन में कितना आ जाएगा, वी नॉट आर आ जाएगा। ठीक है, आप वी नॉट सी को क्या लिख सकते हो, आई नॉट इंटू एक्स सी लिख सकते हो। वी नॉट सी इक्वल टू कितना होता है, आई नॉट इंटू एक्स सी, यहां से मैंने रख दिया वी नॉट सी इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स सी आ गया, और अपॉन में वी नॉट आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई नॉट इंटू आर आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो गया, तो फाइव इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स सी अपॉन कितना आया, आर आया। तो दिस इज वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन दिस आरसी सर्किट। ठीक है, और यहां पर करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है किससे, वोल्टेज से, और कितने एंगल से, फाई एंगल से। तो अगर मैं यहां पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट निकालूंगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट लीड कर रही है फाई एंगल से, क्या आ जाएगा, प्लस फाई आ जाएगा। और फाई की वैल्यू कहां से कैलकुलेट करूंगा, यहां से। और वी की वैल्यू कितनी होगी, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। और साफ साफ एक क्वेश्चन से देखने को मिल रहा है कि करंट फाई एंगल से क्या करेगी, लीड करेगी, और वोल्टेज फाई एंगल से क्या करेगा, लैग करेगा। ठीक है, आप कोई भी एक लैंग्वेज यूज कर सकते हो, या तो वोल्टेज क्या कर रही है, लैग कर रही है, या फिर करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है। ठीक है, किधर बात इतनी। तो ये क्या था, हमारे दो सर्किट थे जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कल डिस्कस करेंगे LCR सर्किट, और LCR सर्किट आपके समझ में तभी आएगा जब आपने क्या पढ़ा है, R सर्किट पढ़ा है, C सर्किट पढ़ा है, और L सर्किट पढ़ा है, और साथ ही साथ RC भी पढ़ा है, और LC सर्किट भी आपने पढ़ा है, तब जाके आपको LCR समझ में आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो है, इन पांचों सर्किट में जो अभी तक हमने डिस्कस करे, वो है हमारे पास क्या, फेजर डायग्राम। अगर आपको फेजर डायग्राम आता है तो आपको सब कुछ आता है। ठीक है, AC में। तो ये क्या है, हमारा आज का लेक्चर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है या थोड़ा बहुत भी आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।